वेरी गुड आफ्टरनून। सभी को बहुत बहुत नमस्कार, अभिनंदन। मेरी गुजारिश रहेगी, प्रेजेंटेशन मेरा 20-25 मिनट आधे घंटे का होगा। उस दौरान प्लीज़ अपने मोबाइल्स प्लीज़ स्विच ऑफ पे या वाइब्रेशन पे रखें, और प्रेजेंटेशन के बाद आपके जो भी डाउट्स क्लैरिफिकेशंस होंगे मैं प्रश्नोत्तर में उसका निवारण करूँगा। प्लीज़ थोड़ी देर के लिए मेरी खास गुजारिश है कि शांति बनाए रखें। प्लीज़ बैठ जाएं सब लोग। Thank you again, and a very warm good afternoon to all of you. Good afternoon to all of you. Thank you, thank you. तो आज मैं आपके समक्ष SFAC की तरफ से आया हूं, और मैं आपको भारत सरकार की एक बहुत ही अग्रणीय और महत्वाकांक्षी योजना इनाम, जो कि 2016 से लागू हुई है, उसके बारे में विस्तार में जानकारी दूंगा। नाम से ही व्याख्या आप समझ सकते हैं, इनाम है। इसमें क्या इनाम है, कैसे मिलेगा और आपको क्या फ़ायदे होंगे इससे, वो मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। लेकिन अपनी प्रेजेंटेशन शुरू करने से पहले मैं आपको दो चीज़ें बताना चाहूँगा जो आप सभी के लिए बड़ी गर्व की बात होगी और नई बात होगी, बट ऐसी चीज़ है जो आप अगर किसी को बताएं तो शायद वो भी बहुत गर्वान्वित होगा। ये विश्व में इनाम जो है एक डिजिटल इनिशिएटिव है, डिजिटल एग्रीकल्चर का एक इनिशिएटिव है, जो मैंने देखा है पूरे विश्व के किसी भी देश में, किसी भी कंट्री ने इतने बड़े पैमाने पे किसी डिजिटल इनिशिएटिव को ना अब तक ना शुरू कर पाए, और मुझे नहीं लगता शुरू कर पाएंगे। एक बहुत बड़े पैमाने पे भारत की जो मंडियों का डिजिटलीकरण करने का जो प्रोग्राम ये है, ये किसी और दुनिया के किसी देश ने अब तक नहीं किया है। ये सिर्फ हमारे भारत सरकार की और हमारी ये उपलब्धि है कि हमने इतने बड़े पैमाने पे बहुत सारी जो कृषि मंडियाँ हैं उनको डिजिटली जोड़ दिया है। अब कहने से आपको बात का वो भाव समझ नहीं आएगा, मैं आपको आगे बताऊंगा। आप खुद इस बात को महसूस करेंगे कि ये कितना बड़ा प्रोग्राम है और कितना सफल रहा है अब तक। तो 2016 में ये शुरुआत की गई थी इसकी। अप्रैल 2016 में एज ए पायलट 21 मंडियों में ये शुरू हुआ था, और अब तक हम इसमें करीब 1361 मंडियों में इनाम की संरचना की जा चुकी है। वहाँ पे ये सॉफ्टवेयर चल रहा है। सरल शब्दों में इनाम कुछ नहीं, एक सॉफ्टवेयर बनाया गया है। जो भी आप सभी मुझे पूरी उम्मीद है कृषि से और मंडियों के जो कार्यान्वयन होता है, मंडी के जो ऑपरेशंस, उससे पूरी तरह से वाकिफ़ है। तो किसान मंडी में अपनी उपज लेकर के आता है, उसकी ढेरी लगती है, और जो वहाँ के रजिस्टर्ड व्यापारी होती हैं, जिन्होंने वहाँ लाइसेंस लिया होता है, वो उसकी अपने तरह से क्वालिटी का पैमाना लेते हैं, वो कि क्वालिटी किस तरह की, और अपने पैमाने के बेसिस पे वो बोली में भाव तय करते हैं कि हर व्यापारी अपना अपना भाव कोट करता है बोली में, ऑक्शन में। जिसकी सबसे बड़ी ऊंची बोली होती है, जिसने सबसे ज़्यादा भाव कोट किया होता है, वो उस लॉट का या उस ढेरी की जो ओनरशिप होती है उस व्यापारी को मिलती है, और वो उसके बाद किसान को डायरेक्टली खुद पेमेंट करता है। अब इसमें कुछ हम कहें तो कुछ खामियां हैं। ये प्रोसेस जो है उस मंडी के प्रांगण के अंदर हो रहा है, और उस मंडी के प्रांगण के बाहर जिसको नहीं पता अंदर क्या हो रहा है, उसके पास इसकी कोई जानकारी नहीं होगी। तो पहली चीज़ है इंफॉर्मेशन एसिमेट्री, कि जो उस प्रांगण के अंदर खड़ा था बोली लगते वक्त या ऑक्शन होते वक्त, उसको मंडी में आवक की कि कौन सी जिन्स या कौन सी कमोडिटी कितनी आई थी, कितनी बिकी, क्या भाव पे बिकी, उसकी एक ओवरऑल क्वालिटी कैसी रही, ये जो वहाँ मंडी में खुद खड़ा होगा उसी को पता होगा, या मंडी के किसी जानकार के साथ उसका कोई टच है या उसके साथ उसका किसी तरह से इंट्रैक्शन होता है, तो उसी को ये बात पता चलेगी। उसके बियॉन्ड किसी को इस बात की कोई खबर नहीं मिलती, क्योंकि ना तो ये अखबारों में छपता है, ना किसी न्यूज़पेपर में, किसी मैगजीन में आता है, ना किसी डेली तरह के बुलेटिन इसकी निकलती है। दूसरा, जो रिकॉर्ड कीपिंग, जो मंडी में आवक वगैरह आई, ये सिर्फ मंडी के रजिस्टर में ही एंट्री होती है, और कहीं इसकी कोई रिकॉर्ड कीपिंग नहीं होती है। अगर भारत सरकार की या राज्य सरकार की कोई पब्लिकेशन होती है तो उसमें क्यूमुलेटिव या इकट्ठा किया हुआ पूरे महीने का या पूरे साल भर की आवक की रिकॉर्ड आते हैं। डेट वाइज, कमोडिटी वाइज के रिकॉर्ड थोड़े कम ही होते हैं, और जो हुए भी वो कच्चे रजिस्टर में ही होते हैं, तो डिजिटल फॉर्मेट अवेलेबल नहीं होता। ये दो ऐसी इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी जिसको मद्देनज़र रखते हुए इनाम की संरचना की गई। तीसरा इम्पॉर्टेंट ये था कि एक मंडी में गेहूं की जो क्वालिटी असेसिंग हो रही है वो अपने क्रूड तरीके से हो रही है, दूसरी मंडी में वो अपने तरीके से हो रही है। एक मंडी में जो ऑक्शन का प्रोसेस हो रहा है वो किसी और तरीके से हो रहा है, दूसरी मंडी में किसी और तरीके से हो रहा है। तो एक स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ऑक्शन प्रोसेस या बिडिंग प्रोसेस भी नहीं है।
इंडिया में हर मंडी अपने अपने तरीके से सुचारू तरीके से इंडिपेंडेंट चलती है, ये मंडी बोर्ड उसको गवर्न करता है, लेकिन सबके प्रोसेस स्टैंडर्डाइज नहीं है। क्वालिटी असेसिंग कैसे होगी ये स्टैंडर्डाइज नहीं है, बिडिंग कैसे होगी ये स्टैंडर्डाइज नहीं है, सेबिल कैसे बनेगा ये स्टैंडर्डाइज नहीं है। इन सभी चीज़ों को एक स्टैंडर्डाइज तरीके से या एक मत तरीके से प्रेजेंट करने के लिए या एक मत तरीके से प्रोसेस करने के लिए, एक ही प्रोसेस अडॉप्ट करने के लिए ई-नाम की संरचना की गई। अप्रैल 2016 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया था। और रियल टाइम इंफॉर्मेशन ऑन प्राइस एंड अराइवल, ट्रांसपेरेंसी इन ट्रेड, प्राइस डिस्कवरी होना चाहिए, क्वालिटी बेसिस प्राइस डिस्कवरी, मतलब जिस तरह की जिन्स की या जो उपज आई है उसकी जो क्वालिटी है उस बेसिस पे उसका प्राइस तय होना चाहिए, मूल्यांकन होना चाहिए, ये इसका एक ऑब्जेक्टिव था। और सबसे मुख्य था कि जो किसान या एफपीओ जिसने भी वो माल बेचा है उसको जो उसका मूल्यांकन मिला उसकी पेमेंट उसके खाते में डायरेक्टली जानी चाहिए, ई पेमेंट होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू हो, ताकि उसको तुरंत पेमेंट मिले। इन 4-5 मेजर ऑब्जेक्टिव के मद्देनज़र ई-नाम की संरचना की गई और एक सॉफ्टवेयर बनाया गया जिसमें जो प्रोसेस बनाए गए हर मंडी में वही प्रोसेस फॉलो होते हैं। अब वो प्रोसेस क्या है मैं आगे आने वाले में बताऊंगा, लेकिन जो राज्य या जो मंडियां ई-नाम से जुड़ती हैं उनको इससे जुड़ने से पहले 3 मेजर रेगुलेटरी रिफॉर्म्स करने होते हैं। जो हर राज्य का एपीएमसी एक्ट है उसमें ये 3 रिफॉर्म्स किए जाने ज़रूरी होते हैं। पहला है इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग के माध्यम से ही प्राइस डिस्कवरी होगी, फिजिकल ऑक्शन नहीं होगा, इलेक्ट्रॉनिक बिडिंग होगी। दूसरा, अगर किसी जिन्स के या ढेरी पे एक बार मंडी टैक्स लग गया तो दोबारा अगर वो ट्रेड होता है तो उस पर मंडी टैक्स दोबारा ई-नाम पे नहीं लगेगा। कई बार होता है कि एक राज्य की एक मंडी से दूसरी मंडी में गया या उसी मंडी में दोबारा उस व्यापारी ने बेचा तो दोबारा टैक्स हमारे ई-नाम पे दोबारा टैक्स का प्रावधान नहीं है, सिंगल टाइम लेवी ऑफ टैक्स, एक ही बार टैक्स लगाया जाता है। और तीसरा ये है कि अगर किसी व्यापारी को किसी राज्य की मंडी में व्यापार करना है तो उसको लाइसेंस लेना पड़ता है ई-नाम पे। और अगर उसने ये कहा कि एक राज्य में 50 मंडियां हैं तो उसको व्यापार करने के लिए 50 मंडियों में इंडिविजुअल लाइसेंस लेना पड़ेगा, लेकिन ई-नाम पे उसको 50 जगह लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं है। वो एक सिर्फ यूनिफाइड लाइसेंस ले सकता है किसी भी एक मंडी का, और उसको पूरी 50 मंडियों में, राज्य की सभी मंडियों में एक मुश्त व्यापार करने की सुविधा मिल जाती है। तो ई-नाम पे अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको एक यूनिफाइड लाइसेंस ही मिलेगा राज्य सरकार से, उसके थ्रू आप सभी मंडियों में व्यापार कर सकते हैं। ये 3 प्री रिक्विजिट हैं या आप कहें कि शर्तें हैं जो राज्य सरकार को अपनी एपीएमसी एक्ट में करनी होती हैं और उसी के बाद वो ई-नाम के साथ जुड़ सकती हैं। तो अभी आगे मैं जिन राज्यों के नाम दिखाऊंगा उन सभी ने ये रेगुलेटरी रिफॉर्म्स अपने एक्ट में किए हैं और वो ई-नाम के साथ जुड़े हैं। इसके अलावा रिफॉर्म्स होने के बाद मंडी में सॉफ्टवेयर सिर्फ इंस्टॉलेशन की फैसिलिटी गवर्नमेंट नहीं देती है, उसके साथ साथ वहाँ पे पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटर, प्रिंटर, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, इंटरनेट कनेक्शन, इन सब के लिए भारत सरकार की तरफ से अनुदान जाता है, जो कि बहुत अच्छा अमाउंट है। हर मंडी को 75 लाख रुपए दिए जाते हैं ताकि वहाँ पे सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी कर सके, वहाँ पे क्वालिटी असेसिंग के इक्विपमेंट लगा सके, वहाँ पे सॉर्टिंग ग्रेडिंग की फैसिलिटीज़ लगाए, और साथ में कुछ अमाउंट इसलिए भी दिया जाता है कि जो वहाँ पे बायो वेस्ट जनरेट होता है उसको डिकम्पोज करने के लिए बायो कंपोस्टिंग फैसिलिटी लगाने के लिए भी अनुदान मिलता है। तो ई-नाम की कई मंडियों में ये सुविधाएं उपलब्ध है। एक तरह से एक मॉडल सुचारू साइंटिफिक मंडी बनाने के लिए ई-नाम की संरचना की गई और कई राज्यों ने जिन्होंने ई-नाम से अपने मंडियों को जोड़ा है उनमें ये सुविधाएं उपलब्ध हैं। मैंने शुरू में ही जो आपको ड्रॉबैक्स बताए थे, उन ड्रॉबैक्स के सामने ई-नाम के फ़ायदे मैं गिना चुका हूँ, फिर भी एक औपचारिक तरीके से मैं दोबारा इसमें कर देता हूँ। यूनिफॉर्मिटी इन एंड स्ट्रीमलाइनिंग ऑफ प्रोसीजर्स, इसका ये मतलब है जो ई-नाम का प्रोसेस एक मंडी 1361 मंडी में से एक मंडी में, 2 मंडी में जो फॉलो होता है वही सेम प्रोसेस भारत की सभी उन्हीं 1361 मंडियों में स्टैंडर्डाइज तरीके से फॉलो होता है। रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बहुत ही ईजी है। इसके थ्रू जो फार्मर है, जो किसान है या जो बेचने वाला है, उसको सिर्फ अपनी मंडी का ही एक्सेस नहीं मिलता। पहले वो अपनी मंडी में ही माल बेच पाता था, अब उसका लॉट भारत पूरी 1361 मंडियों में विजिबल होगा और कोई भी व्यापारी कहीं से भी जिसने कि उस राज्य की मंडी का लाइसेंस या कंप्लायंस पूरा किया हुआ है उसको वो लॉट दिखता है और वो वहाँ से बिडिंग कर सकता है। ई-नाम की एक बहुत बड़ी खासियत यह है कि जो तमिलनाडु का एक लॉट किसी मंडी में अगर बना हुआ है तो आसाम का व्यापारी भी बैठे बैठे अगर उस लॉट को खरीदना चाहता है तो वो अपने ऑफिस के, आसाम के ऑफिस से बैठ करके भी बिडिंग कर सकता है और उस लॉट के ऊपर अपना हक पेश कर सकता है।
एक और इम्पॉर्टेंट फ़ायदा, सिंस डिजिटल प्रोजेक्ट है, हर चीज़ का रिकॉर्ड डिजिटल तरीके से कंप्यूटर में होता है, तो ये एरर फ्री है। फिजिकल रिकॉर्ड्स में कई बार गलतियां हो जाती हैं, वो रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, मिस हो जाते हैं। लेकिन इनाम का फ़ायदा ये है कि हमारे सारे ट्रांजैक्शन, सारे रिकॉर्ड, प्राइस, अराइवल, सब कुछ हमेशा डिजिटल तरीके से सेफ रहते हैं, और उसी डाटा को आप आगे के एनालिसिस या फर्दर एनालिसिस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अब से 15 साल पहले अगर कोई कहे कि भोपाल की वो फला मंडी में गेहूं कितना आया था, तो उसका डाटा जा करके रजिस्टर से ही चेक किया जा सकता है, या गवर्नमेंट की साइट पे जो अवेलेबल है वही मिलेगा। लेकिन इनाम के थ्रू आप अपने कंप्यूटर से अपने मोबाइल के थ्रू एक्सेस करते हो, ये देख सकते हैं कि उस मंडी में वो जिन्स डेली बेसिस पे कितनी आई थी, महीने की बेसिस पे कितनी आई, और साल में कितनी अवेलेबिलिटी हुई थी, उसमें से कितना बिका, और उन जो बिका है उसका एवरेज प्राइस क्या गया, मैक्सिमम प्राइस क्या गया, मिनिमम प्राइस क्या गया, ये सारी चीज़ें आसानी से एक्सेस की जा सकती है। तो 2016 में जो जर्नी शुरू हुई थी, 21 मंडियां एज ए पायलट बेसिस, आज हम 1361 मंडियों में हैं, और 27 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में इनाम सुचारू तरीके से चल रहा है। अभी रिसेंटली मार्च 2023 में हमने जो 101 नई मंडियां इसमें इंटीग्रेट की थी, उसमें अंडमान निकोबार की भी एक मंडी आई है। आप इमेजिन कर सकते हैं, इतनी दूर, इतने छोटे से द्वीप समूह के केंद्र शासित प्रदेश के अधिकारियों ने भी इसमें इंटरेस्ट लिया, और एक मंडी उन्होंने यहाँ पे इंटीग्रेट की, और उसमें कुछ व्यापार स्टार्ट हो चुका है। ये 1300 मंडियों की पूरी लिस्ट है, कौन से राज्य में कितनी मंडियां कहाँ पे हमने इंटीग्रेट की हैं। तो आप देख सकते हो, महाराष्ट्र, राजस्थान की एक खासियत बताऊं, राजस्थान में कुल मिलाकर 145 मंडियां हैं, और वो सारी की सारी पूरी 145 मंडियां इनाम पे इंटीग्रेटेड है। तो जो व्यापारी जिसने एक यूनिफाइड लाइसेंस राजस्थान में ले रखा है, वो अपने एक जगह जयपुर में बैठ करके वो चोमू का, बीकानेर का, गंगानगर का, बाड़मेर का किसी भी मंडी में अपना लॉट के ऊपर बिडिंग कर सकता है। अब तक की जर्नी कैसी गई, अप्रैल 2016 से लेकर के अब तक एज ऑन जून 2023 हमने करीब 7.96 करोड़ मेट्रिक टन का व्यापार इनाम पे रिकॉर्ड किया है। इसमें एक और ख़ास बात बताऊं, कुछ जिन्स ऐसी हैं, कुछ कमोडिटी ऐसी हैं जो नंबर्स में होती हैं, मतलब केले जैसे किलो में भी बिकते हैं, दर्जन में भी बिकते हैं, नंबर्स में भी होते हैं। इसमें कुछ कमोडिटी जैसे कोकोनट हो गया, पान का पत्ता है, स्वीट कॉर्न है, ऐसे कई ऐसे कमोडिटीज़ हैं जो नंबर्स में भी होती हैं। तो कुल मिला के उन नंबर्स वाली कमोडिटीज़ का भी 2.58 करोड़ नंबर्स की सेल हो चुकी है इसमें, और इन दोनों का कुल मिला के देखें, इन दोनों की जो वैल्यू बनती है वो 2.78 लाख करोड़ की हम वैल्यू क्रॉस कर चुके हैं। करीब 1.75 करोड़ फार्मर्स, 2.45 लाख ट्रेडर्स, करीब 2800 प्लस FPOs इसके साथ ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। इन FPOs में अब हमने पिछले 6-8 महीने से हम देख रहे हैं कुछ कॉपरेटिव्स, कुछ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, इस तरह के एंटिटीज़ भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और अब हम एक अलग कैटेगरी हमने बना दी है जिसमें कॉपरेटिव्स और SHGs भी अपना अलग से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वो नंबर मैं यहाँ नहीं दिखा रहा हूँ, बट हमारे उसमें वो प्रावधान है कि कॉपरेटिव्स भी अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ई पेमेंट, अगर मैं कहूँ कि आपको कैश नहीं लेना और आप ई पेमेंट करना चाहते हैं, तो ई पेमेंट के सारे मोड्स अदर देन क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी छोड़ करके जितने भी ई पेमेंट मोड हैं, इंटरनेट बैंकिंग, RTGS, नेट बैंकिंग, UPI, भीम, डेबिट कार्ड, सारे मोड इसमें एनेबल्ड हैं। व्यापारी चाहे तो किसी भी मोड से इलेक्ट्रॉनिकली पेमेंट ट्रांसफ़र कर सकता है, जो 24 घंटे से कम समय में किसान के खाते में डायरेक्टली जमा कर दी जाती है। 209 कमोडिटीज़, जिसमें फूड ग्रेन्स, दलहन, तिलहन, फ्रूट, वेजिटेबल्स, मसाले और मिसलेनियस, बहुत तरह की मिसलेनियस में फ्लावर्स हैं, सी फूड, मछली का है, लाइफ स्टॉक का है, इस तरह की बहुत सारी कमोडिटीज़ हैं जो मंडी के नोटिफाइड लिस्ट में होती हैं। वो इसमें ऑलरेडी ट्रेडेबल पैरामीटर के साथ अवेलेबल हैं ट्रेडिंग करने के लिए। अब मैं जो ये कह रहा हूँ ट्रेडेबल पैरामीटर्स, तो इसका ये मैं कहने का मतलब है, तात्पर्य कुछ ऐसा है कि गेहूँ के अगर हमने 5 पैरामीटर बनाए हैं, मॉइस्चर, फॉरेन मैटर एंड अदर्स, जो भी उसके पैरामीटर्स हैं, वो अगर खन्ना मंडी, पंजाब की एक मंडी में उन पैरामीटर्स के ऊपर क्वालिटी असेसिंग हो रही है, तो तमिलनाडु की किसी मंडी में भी उन्हीं पैरामीटर्स के और उन्हीं ग्रेड्स के अंदर उसकी क्वालिटी असेसिंग हो रही है। तो कहने का ये मतलब है, अगर तमिलनाडु की क्वालिटी रिपोर्ट उठाऊंगा और पंजाब की क्वालिटी रिपोर्ट उठा के गेहूं की देखूंगा, तो व्यापारी को दोनों जगह का कंपैरिजन से पता चल जाएगा कि यहाँ की गेहूं में और वहाँ की गेहूं में क्वालिटी का क्या फ़र्क है। वो पैरामीटर से वो आराम से देख सकता है। तो पहला जो ऑब्जेक्टिव था, स्ट्रीमलाइनिंग एंड यूनिफॉर्मिटी ऑफ प्रोसीजर्स, वो इनाम में इसी तरह होती है कि क्वालिटी पैरामीटर्स हर जगह के एक ही तरीके से एसेस किए जाते हैं, ताकि जो व्यापारी दूसरे एरिया में या रिमोट एरिया में बैठा है उसको क्वालिटी का पूर्ण ज्ञान हो सके। अब अगली स्लाइड से पहले जो मैं प्रोसेस में जाऊंगा, अब थोड़ा हम इन डेप्थ जाते हैं। अब तक तो हमने इसे फ़ायदे और कैसे हो रहा है वो बताया। इनाम में रजिस्ट्रेशन के
कई तरीके हैं, जो 3 मुख्य तरीके हैं वो मैं बता रहा हूँ। या तो आप अपनी निकटतम मंडी में जा सकते हैं और मंडी के गेट पे आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया बहुत ही सिंपल है, नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस, एक फ़ोटो ID कार्ड और आपके बैंक डिटेल्स, बस इतना ही चाहिए। बस ये 5 चीज़ें अगर आप वहाँ जमा कर दें, उसके साथ में उसका प्रूफ दे दें, आपका रजिस्ट्रेशन तुरंत होगा। जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपने प्रस्तुत की है, आपका कंफर्मेशन इमीडिएटली उस मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे आ जाएगा, अलॉन्ग विद द टेम्पररी यूज़र आईडी। आप उस यूज़र आईडी पासवर्ड से लॉगिन कर लीजिए, अपना पासवर्ड चेंज कर लीजिए और आपकी ट्रेडिंग चालू हो जाएगी। सिंपल एकदम, बहुत ही प्रक्रिया बहुत ही सिंपल है, कोई भी कर सकता है इसको। अगर आपसे ये नहीं हो रहा, मंडी के गेट पे नहीं जा पा रहे हैं, तो हमारी वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन पेज अवेलेबल है, आप वहाँ से भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जो डिटेल वो मांगे वो भर दीजिए, सबमिट करेंगे, आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे डिटेल्स अवेलेबल हो जाएंगी। हमारा साथ में एक मोबाइल ऐप भी अवेलेबल है, उस मोबाइल ऐप के थ्रू भी आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और इन तीनों में अगर आपको दिक्कत आती है तो एक टोल फ्री हेल्प डेस्क नंबर हमारा अवेलेबल है, 1800-2700-224। आप सभी प्लीज़ नोट कर लें इसको। कोई भी तरह की क्लैरिफिकेशन, किसी भी तरह की कोई शुबा, कोई दिक्कत, कोई कंप्लेंट है, टोल फ्री नंबर हमारा सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक चालू रहता है, जिसमें बहुत सारे एग्जीक्यूटिव होते हैं, वो आपकी हर समस्या का, हर क्लैरिफिकेशन का निदान कर देंगे। ये प्ले स्टोर वगैरह पे आप जाएंगे तो ऐसे QR कोड्स आपको मिलेंगे। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट आपने प्ले स्टोर और आईफोन पे डालना है। इस तरह का जो लोगो दिख रहा है बीच में 3 पत्ती वाला, ये लोगो इनाम का है, आपको इसको डाउनलोड कर लेना है। ऐप डाउनलोड एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब मैं आता हूँ प्रोसेस पे, इसको ज़रा गौर से 2 मिनट समझिएगा। जो इनाम की प्रक्रिया है, ये कोई समांतर प्रक्रिया नहीं है। ऐसा नहीं मैं कहूँगा कि जो मंडी में होता था हमने कोई नई प्रक्रिया बना दी है, कोई नया प्रोसेस बनाया है, ये वो उसकी समांतर ही है। बस फ़र्क इतना है कि हमने इसको डिजिटल तरीके से इसका नियंत्रण या मॉनिटरिंग होती है, सारी रिकॉर्ड्स अवेलेबल होते हैं, ताकि जो पूरी प्रक्रिया है उसमें किसी भी स्टेप पे अगर हमें पूछना हो कि अब कहाँ मेरा लॉट अब कहाँ पहुँचा है, तो आराम से उसको ट्रैक किया जा सके। और ये सारा पूरा प्रोसेस डिजिटली आप अपने मोबाइल ऐप के थ्रू ट्रैक कर सकते हैं। तो पहला स्टेप ये है कि जब आप रजिस्ट्रेशन के बाद जब अपना किसान या FPO अपना माल लेकर के मंडी में पहुंचता है, तो उसकी गेट एंट्री की जाती है। गेट एंट्री का ये मतलब है कि वो क्या कमोडिटी लेकर के आया, कैसे लाया, उसमें कितने बोरे, फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे ले रहा हूँ, गेहूँ लेकर के आया, 100 बोरी लाया, हर बोरी की भर्ती 50 किलो की थी, तो अपने आप वहाँ 5000 किलो एंट्री सिस्टम में अपने आप दिखेगा। उसका नाम, मोबाइल नंबर पहले ही ट्रैक हो जाएगा। एक बार पहले वो रजिस्ट्रेशन कर चुका है तो सिर्फ मोबाइल नंबर से ही पूरी डिटेल सिस्टम में आ जाती है। गेट एंट्री जैसी सबमिट होता है, एक लॉट नंबर जनरेट हो जाता है। लॉट नंबर यूनिक होता है, हर मंडी का अलग अलग होता है और डेली बेसिस पे यूनिक लॉट नंबर जनरेट होते हैं। वो लॉट नंबर उस ढेरी की पहचान है, उसका एक तरह से आइडेंटिटी कार्ड हो गया। उसके बाद सारे जो प्रोसेस होंगे उस लॉट नंबर की बेसिस पे होते हैं। और यहाँ पर लॉट नंबर जनरेट करने के बाद किसान या FPO जो भी विक्रेता है, वो चाहे तो अपने घर वापस चला जाए, उसको मंडी में खड़े होने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद उसके लॉट की प्रोग्रेस क्या हुई है, क्या क्वालिटी असेसिंग हो गई है, क्या बिडिंग में आ गया, बिडिंग में क्या भाव आया, तुलाई हो चुकी है कि नहीं, सेल बिल बन गया कि नहीं, पेमेंट हो गई, ये सारी प्रक्रिया उसको SMS के माध्यम से टाइम पे मिलती रहेगी। और मोबाइल ऐप खोल के अपने लॉट पे क्लिक करके सारी चीज़ें देख सकता है कि मेरे लॉट की प्रोग्रेस अब कहाँ पहुँची है। इट इज़ समथिंग लाइक IRCTC पे रेलवे टिकट आप बुक करते हो, आपको पता चलता है ना, आज बुकिंग हो गई, वेट लिस्ट है, वेट लिस्ट 100 है, फिर 2 दिन के बाद वेट लिस्ट 70 आई, फिर 50 आई, वहाँ पे प्रोग्रेस आपको पता चलती है। जब कंफर्म हो जाता है आपके पास उसकी भी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। सिमिलर ऑन इनाम है, लॉट नंबर एक बार बन गया तो उसकी प्रोग्रेस आप आराम से मोबाइल के थ्रू टोल फ्री नंबर पे कॉल करके, या अगर आप मंडी पे तो आप खुद देखना चाहें तो अपनी सहूलियत के लिए आप वहाँ जा सकते हैं। बट मेरा कहने का ये पर्पस है, लॉट नंबर बनाने के बाद जो विक्रेता है वो चाहे अपने घर चला जाए और बाकी चीज़ें मोबाइल पर ट्रैक करता रहे, तो उसको वहाँ खड़े होने की ज़रूरत नहीं है। अब ये जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, इस पर एक स्टडी भी हुई। ये स्टडी इसलिए की गई कि किसानों को कई बार जब पीक सीज़न होता है, वो मंडियों में अपना ट्रैक्टर ट्रॉली में सामान लेके जब जाते हैं तो 3-3, 4-4 दिन उनको बाहर ही खड़ा रहना पड़ता है, क्योंकि मंडी के अंदर इतनी जगह ही नहीं होती कि वो उनकी ट्रॉली अनलोड हो सके। 2-3 दिन के बाद नंबर आता है तो उसके बाद फिर वो 2-3 दिन और खड़े रहते हैं जब तक तुलाई होगी, व्यापारी पैसा देगा। तो जो टर्न अराउंड टाइम कहते हैं हम, कि मंडी के अंदर जाने से लेकर के बाहर जाने का टाइम कई बार सीज़न में 3 से 7 दिन का हो जाता है। आंध्र प्रदेश में एक गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है, तेलंगाना में मैनेज है, हैदराबाद में, उसने ये स्टडी की थी और उन्होंने कॉटन की कुछ मंडियों में तेलंगाना में ये स्टडी करके ये प्रूव हुआ है कि जो पहले जो टर्न अराउंड टाइम कॉटन की मंडियों में 6 से 7 दिन का होता था, वो कुछ घंटों में तब्दील हो गया। विद इन
लेस देन 24 आवर्स में किसान अपना माल बेच करके घर जा सकता है, जस्ट बिकॉज ऑफ ई नाम, क्योंकि प्रक्रिया डिजिटली होती है, किसान को खड़े होने की ज़रूरत नहीं है, ई पेमेंट के माध्यम से पैसा उसके अकाउंट में डायरेक्टली पहुंच जाएगा। तो आप इमेजिन कर सकते हो 6 दिन जो वहाँ खड़ा रहना पड़ता था, अब वो लेस देन 24 घंटे से कम समय में उसके अकाउंट में पैसा भी पहुँच रहा है। जब गेट एंट्री हो जाती है, लॉट जनरेट हो गया, उसके बाद हर मंडी में भारत सरकार अनुदान देती है, जिसमें कि क्वालिटी असेसिंग लैब मंडी और मंडी बोर्ड के समक्ष से बनाया जाता है, जिसमें क्वालिटी असेसिंग इक्विपमेंट रखते हैं। ये सुविधा, ये जो फ्रीडम है कि कौन से इक्विपमेंट होने चाहिए, क्वालिटी असेसिंग कैसे होनी है, ये मंडी बोर्ड हर राज्य सरकार के ऊपर होता है। वो अपने जो अनुदान राशि से अपनी मर्जी से क्वालिटी असेसिंग इक्विपमेंट्स वहाँ पे लगाते हैं, इंस्टॉल करते हैं। क्वालिटी असेसिंग हो जाती है, जैसे क्वालिटी असेसिंग पूरी होती है, जो क्वालिटी असेसिंग सर्टिफिकेट जनरेट होता है वो लॉट नंबर के साथ क्लब होकर के सिस्टम में अपलोड हो जाता है। तो किसी भी देश के किसी भी कोने से कोई व्यापारी अगर उस लॉट नंबर पे क्लिक करेगा तो उसको क्वालिटी असेसिंग सर्टिफिकेट के माध्यम से पता चल जाता है कि क्वालिटी कैसी है इस लॉट की। उसके बाद हर मंडी ने अपना एक बिडिंग का पीरियड रखा हुआ है कि जैसे एक मंडी कह रही है मैं 12 बजे से 2 बजे के बीच में बिडिंग करूंगी, तो जो भी लॉट 12 बजे तक आ गए थे उन सब की क्वालिटी असेसिंग करके 12 बजे से पहले अपलोड कर दिया जाता है सिस्टम में, और 2 बजे का टाइम मिलता है व्यापारी उस मंडी का, उस राज्य के बाहर जिन्होंने मंडी लाइसेंस की कंप्लायंस पूरी की हुई वो बिडिंग कर सकते हैं। जब बिडिंग का पीरियड पूरा हो जाता है, 2 बज गए, 2 बजने के बाद सिस्टम अपने आप हर लॉट की जो हाईएस्ट बिड आई है वो डिक्लेयर कर देती है। मंडी में डिस्प्ले बोर्ड्स लगे होते हैं, वहाँ पर हाईएस्ट, हर लॉट का हाईएस्ट प्राइस डिस्प्ले में आ जाता है। साथ ही जो व्यापारी जिसने हाईएस्ट प्राइस दिया है वो, और जो किसान या एफपीओ जो विक्रेता है उसको ये दोनों इन्फॉर्मेशन कि आपके लॉट की इतनी प्राइस आई है एसएमएस के माध्यम से पहुंचा दी जाती है। एसएमएस ऑटोमेटेड सिस्टम से जाते हैं, किसी को मैनुअली नहीं भेजना पड़ता, और चाहे तो वो अपना बिडिंग टाइम पूरा होने के बाद अपने लॉट को क्लिक करके अपने मोबाइल ऐप से भी देख सकता है कि उसके लॉट को क्या हाईएस्ट प्राइस मिली है। अगर विक्रेता को ये लगता है कि ये प्राइस मुझे अनुचित लग रही है या मेरे इच्छा के अनुसार नहीं है, तो उसके पास एक रिजेक्शन का ऑप्शन भी है, वो रिजेक्ट भी कर सकता है। अगर वो लॉट रिजेक्ट हो जाता है तो नेक्स्ट डे फिर से वो बिडिंग के लिए दोबारा अपलोड किया जाता है। जब बिडिंग पूरी हो जाती है उसके बाद वो लॉट अपने आप मंडी के अधिकारियों के थ्रू पेमेंट के लिए जाता है। हर मंडी में इलेक्ट्रॉनिक वेइंग स्केल्स इंस्टॉल किए गए हैं, और कई मंडियों में तो मंडी बोर्ड्स ने अपने खर्चे पे ऐसी डिवाइसेस भी लगाई हैं कि जब वज़न भर्ती होती है, सपोज़ वज़न आया 45 किलो 700 ग्राम, तो उनको इनाम सिस्टम में मैनुअली एंटर करने की भी ज़रूरत नहीं है। वो जो छोटी पीओएस डिवाइसेस होती हैं वो ऑटोमेटिकली रिजल्ट लेकर के इनाम पे अपलोड कर देती हैं। तो मैनुअल एरर जो होता है, कई बार होता है ना, 45.700 करने के बजाय उसको 47.500 कर दिया, टाइपिंग में गड़बड़ हो गई, वो भी एलिमिनेट हो चुका है। कई मंडियों ने ये किया हुआ है कि जो रिजल्ट वेइंग स्केल में आया वो ऑटोमेटिकली अपने आप सिस्टम में आ जाता है। तो प्राइस उसके इच्छा अनुसार और वज़न एक्यूरेट इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट से होता है, और ये जब दोनों प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो सेल बिल अपने आप जनरेट हो जाता है। सेल बिल जैसे ही जनरेट होता है तो सेलर और बायर दोनों के पास उसकी कॉपी एसएमएस के थ्रू पहुंचा दी जाती है कि आपका ये सेल बिल जनरेट हो गया। व्यापारी को ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि मुझे इतना पेमेंट करना है, और किसान को ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि उसके खाते में कितना पेमेंट आने वाला है। उसके फ़ौरन बाद व्यापारी अपने किसी भी मोड से, कैश के अलावा इलेक्ट्रॉनिक जो भी मोड वो लेना चाहता है उसके थ्रू वो पेमेंट इनिशिएट कर सकता है, और जैसे ही उसने पेमेंट इनिशिएट की 24 घंटे के भीतर किसान के खाते में वो पेमेंट क्रेडिट कर दिया जाता है। अब ट्रांजैक्शन पूरा हो गया, लेकिन जब व्यापारी उस माल को बाहर लेकर के जाता है तो उसको गेट पे एक एग्जिट पास दिखाना पड़ता है। सपोज़ आज मंडी में 1 लाख टन आया था और उसमें से 70,000 टन व्यापारी जो व्यापारियों ने खरीदा वो बाहर जा रहा है, तो गेट एग्जिट पास के थ्रू मंडी ये भी ट्रैक कर सकती है कि मंडी में आवक कितनी हो और बाहर कितना चला गया, मंडी के प्रांगण के अंदर आज कितना माल अवेलेबल है। तो पूरा गेट एंट्री से लेकर गेट एग्जिट का प्रोसेस डिजिटली रिकॉर्डेड होता है। मंडी को किसी से पूछने की या किसी रजिस्टर की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मंडी पूरी आवक की, प्राइस की जो इन्फॉर्मेशन है पूरा इनाम के थ्रू देख सकती है। ये उसी प्रक्रिया को हमने थोड़ा और संक्षेप में बताया। प्रक्रिया एकदम सिंपल सी है। अब प्रक्रिया मैंने बता दी, अब मैं सीधे जाऊंगा कुछ प्रोसेस के अलावा कई बार स्टेक होल्डर से डिस्कशंस में, फार्मर से कई तरह के सजेशंस आते रहते हैं कि अगर ये ऐसा होता या ये फीचर भी आ जाए तो हमें और फ़ायदा होगा। तो इस तरह के डिस्कशन में लास्ट 4-5 सालों में हमने कई तरह के अलग मॉड्यूल्स और फीचर्स भी बनाए हैं। पहले मैं मोबाइल एप्लीकेशन के 1-2 फीचर्स बताऊंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत फ़ायदेमंद भी हैं। मोबाइल एप्लीकेशन अपने में ही एक बड़ा यूनिक है, ईजी टू डाउनलोड है, फ्रीली डाउनलोडेबल है, और इसमें कई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता ही नहीं है। आप बिना रजिस्ट्रेशन या लॉगिन किए कई तरह के इन्फॉर्मेशन फ्री देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहला ये है कि एक मंडी लोकेटर का ऑप्शन दिया हुआ है हमने।
आप में से कई लोग पूरे भारतवर्ष से आए हुए होंगे, कई आसाम से होंगे, कोई गुजरात से, कोई तमिलनाडु से। अब आपको ये नहीं पता, मेरी 1361 मंडियों की मैंने लिस्ट तो दिखाई, कौन सी मंडी कहाँ पे है एग्जैक्टली ये पता नहीं चल पाता, और जाके वेबसाइट पे ढूंढना मुश्किल होगा, मैं जानता हूँ इस बात को। तो हमने अपने उस मोबाइल ऐप में एक मंडी लोकेटर का फीचर दे दिया है। तो आप अपने घर जा करके या जिस जगह से भी आए हैं आप वहाँ खड़े हो करके अगर उस टैब पे क्लिक करेंगे, फाइंड माई मंडी, मेरा मंडी लोकेटर, तो आपके 100 किलोमीटर के दायरे में जितनी भी ईनाम मंडीज इंटीग्रेटेड होंगी या अवेलेबल होंगी वो आपकी मोबाइल स्क्रीन पे अपने आप दिखने लगेंगी, अपने आप दिखेंगे। आपको सिर्फ नेट ऑन करना है, वो जीपीएस एनेबल्ड होता है, अपने आप आपको 100 किलोमीटर के रेडियस में जितनी मंडियाँ अवेलेबल होंगी वो आपको इनाम की दिखने लगेंगी। अब आप अगर अपने लोकेशन से उस मंडी के ऊपर क्लिक करोगे तो आपकी लोकेशन से उस मंडी की दूरी और गूगल मैप अपने आप खुल जाएगा, आप देख सकते हो उसकी मंडी तक जाने में आपको कितना टाइम लगेगा। तीसरा फीचर उसमें ये होगा कि उस मंडी पे आप दोबारा क्लिक करेंगे तो पिछले 3 दिनों में उस मंडी में जो जो जींस बिकी हैं उनका मैक्सिमम और मिनिमम प्राइस आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। तो मंडी में जाने से पहले आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपकी आसपास की मंडियाँ कहाँ हैं, उसमें कौन से जींस का क्या भाव चल रहा है, और आपको ये डिसाइड करना है कि अगर आपके पास 2 मंडियाँ हैं तो किस में लेके जाऊँगा, क्या खर्चा पड़ेगा लेके जाने का, और भाव कहाँ मुझे अच्छा मिलने वाला है। ये किसान के सुविधा के लिए फीचर बनाया गया कि किसान को अपने घर से चलने से पहले इतना मालूमात हो जानी चाहिए कि उसको कहाँ जाने में ज़्यादा भाव मिलने वाला है। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट, इसमें आपको कुछ नहीं करना, मोबाइल ऐप डाउनलोड किया और सीधे मंडी लोकेटर को आप देख सकते हो। इसी तरह गोदाम की इन्फॉर्मेशन भी अवेलेबल है जो कि आप आराम से देख सकते हैं। उसके अलावा जितने भी मैंने इनाम के प्रोसेस आपको बताए हैं, एडवांस गेट एंट्री, हाँ एक एडवांस गेट एंट्री, अब आपका जो जिन्स है वो मंडी में लाने के बाद आपकी उसकी गेट एंट्री प्रोसेस होता है, मतलब जो लॉट नंबर बनेगा मंडी के लाने के बाद हो सकता है। लेकिन ऐसा भी कई बार होता है कि भीड़ बहुत होती है, आपको पता है मंडी के गेट पे लाइन लगी हुई है, आप एडवांस घर पे अपना लॉट खुद बना सकते हैं। जो बेसिक इन्फॉर्मेशन मंडी के गेट पे आपसे पूछी जाएगी वो आप ऑलरेडी घर से चलने से पहले एडवांस लॉट आप खुद ही बना सकते हैं। और जब मंडी के गेट पे आप जाएंगे आपको सिर्फ उस लॉट नंबर को वहाँ बताना है, उस सिस्टम में एंट्री कर देगा, आपका लॉट परमानेंट हो जाएगा। जब आप चलोगे अपना लॉट बनाओगे एडवांस गेट एंट्री में टेम्प्रेरी नंबर आएगा, वो टेम्प्रेरी नंबर गेट पे आप दोगे तो वो अपने आप परमानेंट लॉट नंबर बन जाएगा वहाँ पे। तो ये एक और सुविधा है, घर से चलने से पहले ये लॉट बना के जाया जा सकता है ताकि लाइन में खड़े होने की ज़रूरत ना हो, आप सीधा वहाँ जाके अपना लॉट नंबर बना टेम्प्रेरी वो बताएंगे, परमानेंट लॉट नंबर कन्वर्ट होगा और आप गेट के अंदर जा सकते हैं, मंडी में एंट्री हो जाएगी आपकी। इसी तरह बाकी के जो प्रोसेस मैंने आपको बताए थे, गेट एंट्री, क्वालिटी असेसिंग, वेमेंट, बिडिंग, वो सारी इन्फॉर्मेशन मोबाइल ऐप की इन फीचर्स के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हैं। ये तो मोबाइल के हो गई। अब कुछ मॉड्यूल्स अलग से बनाए गए ताकि ट्रेडिंग की प्रक्रिया को और सुचारू किया जा सके या ईज ऑफ बिजनेस दिया जा सके। सारे तो मैं नहीं लूँगा, मैं आपको 2 इसमें बड़े इंटरेस्टिंग वाले फीचर बताऊँगा। पहला है हमारा वेयर हाउस बेस्ड ट्रेड, ENWR का। अगर आप अपना जो स्टॉक है उसको आप आज नहीं बेचना चाहते हैं और वो पेरिशेबल नहीं है, आप कह रहे हैं कि मैं 1 महीने बाद, 2 महीने बाद जब भाव थोड़े मेरी इच्छा अनुसार हो जाएंगे या अच्छे हो जाएंगे तब बेचूंगा, तो आप उसको WDRA के जो एक्रेडिटेड वेयर हाउसेज है वहाँ जाके रख सकते हैं। जब आप वहाँ जमा करेंगे तो आपको एक जमा पर्ची देते हैं जिसको इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउस रसीद बोलते हैं, ENWR। ENWR नेगोशिएबल है, बैंक उसके अगेंस्ट आपको लोन भी दे सकता है और ENWR को आप इनाम पे बेच भी सकते हैं। तो फ़ायदा ये है कि जो माल आपने किसी WDRA एक्रेडिटेड वेयर हाउस में रखा, उस माल को आपको उठा करके मंडी में दोबारा लाने की आवश्यकता नहीं है। आप सिर्फ इनाम पे अपने उस वेयर हाउस जहाँ पे आपने रखा उस ओनर को ये कह दें कि इसको इनाम पे पुश कर दो। WDRA के जो एक्रेडिटेड वेयर हाउस है, 4175 वेयर हाउसेस को इनाम के साथ मैप कर दिया गया। तो किसी भी वेयर हाउस से अगर ENWR पुश होता है, हमारे सिस्टम में आता है, तो जो उसका ENWR का नंबर है उसका नॉमेनक्लेचर चेंज होकर इनाम का लॉट नंबर बन जाता है और एक रेगुलर लॉट की तरह इनाम पे ट्रेड हो सकता है, व्यापारी उस पर बिड कर सकते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना होगा, जब एक मेरा रेगुलर लॉट बनता है उस पर मैं क्लिक करूंगा तो क्वालिटी असेसिंग सर्टिफिकेट दिखेगा, और जब ENWR पे क्लिक होगा तो वेयर हाउस की रसीद की वो ENWR दिखेगा जिसमें सारी चीज़ें, क्वालिटी के साथ साथ वो माल कब जमा हुआ, उसकी वैलिडिटी कब तक है, उसका इंश्योरेंस हुआ है कि नहीं हुआ, ये सारी चीज़ें वहाँ पर दिखती हैं। तो व्यापारी को पता चल जाता है इसके लिए मुझे क्या भाव कोट करना है। ये ENWR बेस्ड ट्रेड मॉड्यूल है जिसमें आप वेयर हाउस में माल रख करके पर्ची ENWR जनरेट करके इनाम पे बाद में जब आपकी इच्छा अनुसार हो आप बेच सकते हैं। आपको माल की फिजिकल मूवमेंट मंडी में लाने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा है प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म्स। अब इनाम की संरचना हुई किसान के माल को बेचने के लिए, एक मार्केटिंग चैनल दिया गया कि आप इलेक्ट्रॉनिकली भी अपना माल बेच सकते हैं। लेकिन
आप सब मुझसे सहमत होंगे कि सिर्फ माल बेचने की एक चैनल से अच्छा माल नहीं मिलता, अच्छा भाव नहीं मिलता, सॉरी। भाव अच्छा तब मिलता है जब आपने अच्छी किस्म का बीज लगाया हो, पूरी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस फॉलो की हो, आपकी उपज सही टाइम पे कटी हो और आप उसको टाइमली मंडी में लेकर के सॉर्टिंग ग्रेडिंग करके, मतलब सुखाना है तो सुखा करके अच्छी तरह से पैक करके जब आप लाते हैं तो आपको ज़्यादा प्राइस मिलता है। कारण ये है कि जो व्यापारी या प्रोसेसर या जो कॉर्पोरेट खरीदता है उसको अगर रॉ फॉर्म में जब मिलता है उसको मालूम है मुझे किसी वेयर हाउस में या किसी लोकेशन में ले जाना पड़ेगा, सुखाना पड़ेगा, इसकी सॉर्टिंग ग्रेडिंग करनी पड़ेगी, पैकिंग करनी पड़ेगी, तभी मैं इसको बेच सकता हूँ, या अपनी प्रोसेसिंग करने से पहले मुझे इसको सफाई करानी पड़ेगी, उसका खर्चा होता है। वो खर्चा वो एक्चुअल प्राइस से काट लेते हैं हमेशा। लेकिन अगर व्यापारी कॉर्पोरेट या प्रोसेसर को जब ये दिखता है एकदम रेडीमेड है, पैक्ड है, मुझे सिर्फ यहाँ से उठाना है, अपनी फैक्ट्री में पहुँचाना है, तो कंपटीशन आती है। वो चाहेगा कि वो लॉट किसी और को ना मिले, मुझे मिले, वो प्राइस ज़्यादा देने को तैयार हो जाता है। एंड दिस इज़ प्रूव्ड। ये मैंने अपनी आंखों से, हमने इनाम पे देखा है कि एकदम सॉर्टेड ग्रेडेड माल जब मंडी में आता है तो किसान व्यापारी उसके ऊपर ज़्यादा भाव लगाते हैं। मैं आपको प्रूफ एक सक्सेस स्टोरी भी दिखाऊंगा इसमें। तो दूसरा मेरा इंपॉर्टेंट है पीओपी, जिसको हम कहते हैं प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म, जिसमें बहुत तरह की, बहुत क्या, ऑलमोस्ट सभी तरह की जो एग्री वैल्यू चेन में सर्विसेज की ज़रूरत होती है। सर्विसेज से मेरा मतलब एग्री इनपुट सप्लायर्स, मार्केट इन्फॉर्मेशन, एग्री एडवाइजरी, ट्रांसपोर्टेशन, क्वालिटी असेसिंग, वेयर हाउसिंग, ड्रोन्स, वेदर इन्फॉर्मेशन। आप किसी भी तरह की एग्री सर्विस की इमेजिनेशन कीजिए, ऐसी आप सोचिए, वो सर्विस कैटेगरी मेरे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। और हर उस कैटेगरी के अंडर जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, हमने कुछ क्राइटेरिया के बेसिस पे उसको एम्पैनल कर दिया है। आप हमारे पीओपी मॉड्यूल पे जाके डायरेक्टली उनसे कांटेक्ट करके सर्विस की जानकारी लेके जो सर्विस आप लेना चाहे ले सकते हैं। कहने का ये मतलब है कि अगर आपको अपना माल खेत से उठा करके मंडी ले जाना है, या मंडी की एक लोकेशन से दूसरी जगह लेके जानी है, या आपको अपने माल के को कहीं भंडारण कराना है, या आपको किसी तरह के ऋण की आवश्यकता है, तो आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं। आप इनाम के पीओपी मॉड्यूल के थ्रू कौन कौन सर्विस प्रोवाइडर है उन तक पहुंच सकते हैं और उनसे डिस्कशन करने के बाद सर्विस आप डायरेक्टली ले सकते हैं। ये पीओपी मॉड्यूल एक फैसिलिटेशन मॉड्यूल है जिसमें सर्विस प्रोवाइडर को हम आपसे जोड़ सकते हैं। आप उसके बाद डिस्कशन करते हुए अपने टर्म्स कंडीशन फाइनल कीजिए, उनसे नेगोशिएट कीजिए और नेगोशिएट करके सर्विस आप ले सकते हैं। अमूमन ये हमने देखा है, हमारे कॉल सेंटर पे कई बार ये ऐसी क्वेरीज आती थी कि सर हमने इनाम पे तो काम कर लिया, एक ट्रैक्टर खरीदना था, ट्रैक्टर का लोन कहाँ मिलेगा, ज़रा जानकारी दे दीजिए, या हमें ये किसी फसल की इस किस्म की जो वैरायटी है इसका सीड कहाँ से मिलेगा, इसके बारे में कुछ बता दीजिए। तो जो सर्विसेज के लिए क्वेरीज बहुत आती थी, तो उसी को नज़र रखते हुए हमने पीओपी का डिफाइन किया, पीओपी को बनाया है जिसमें सारी सर्विसेज अवेलेबल हैं। तो ये पिछले साल ही लॉन्च हुआ है। इसमें अभी करीब 14 कैटेगरीज़ में 85-86 सर्विस प्रोवाइडर्स हमारे अवेलेबल हैं और हम इसको बढ़ा रहे हैं। इस साल का टारगेट हम इसको किसी भी हाल में 200 तक कर देंगे। 200 सर्विस प्रोवाइडर इसमें अवेलेबल होंगे ताकि कंपटीशन बढ़े। और सर्विस लेने के बाद आप अपनी सर्विस रिक्वेस्ट जो आपने जनरेट, उसके ऊपर आप स्टार रेटिंग भी दे सकते हैं कि मुझे इसकी सर्विस कैसी लगी, ताकि अगला जो आदमी है उसको जब वो क्वेरी उस तरह की रेस करे, भंडारण की क्वेरी रेस करता है, तो उसको दिखे कि इस पर्टिकुलर सर्विस प्रोवाइडर को कितनी स्टार रेटिंग मिली हुई है।